स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत और एमपी दिन भर आप देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। विदिशा से खबर सबसे पहले आपको बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस के विधायक की फैक्ट्री पर पथराव हुआ है। विधायक कौन है? शशांक भार्गव है कांग्रेस के विधायक, जिनकी फैक्ट्री पर पथराव किया गया और इन्होंने आज ही स्मृति ईरानी पर एक विवादित टिप्पणी कर दी थी। प्रदर्शन के दौरान इन्होंने टिप्पणी कर दी थी। कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ता इधर आमने सामने आ गए। कांग्रेस विधायक शशांक भार्गव की फैक्ट्री पर पथराव का आरोप जो लगा है वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर लगा है। पथराव से खिड़कियों के कांच, गाड़ियों को काफी नुकसान हुआ है। आज कांग्रेस विधायक के खिलाफ मामला भी दर्ज हुआ है। बताएं कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ इन्होंने टिप्पणी जो की थी, अमर्यादित टिप्पणी को लेकर इनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ और इसके बाद इनकी फैक्ट्री पर भी पथराव की घटना सामने आई, जिसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर आरोप लगा है कि ये फैक्ट्री पर पथराव बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने किया है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी इनके द्वारा की गई थी, जिसके बाद बीजेपी ने नाराजगी तो जताई ही थी और अब आरोप ये लग रहा है कि इनकी फैक्ट्री पर जो पथराव हुआ है वो बीजेपी की तरफ से, बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से किया गया है। ये आरोप लग रहा है। इधर इनके ऊपर मामला भी दर्ज हो गया है। कांग्रेस विधायक पर मामला दर्ज हो गया, एफआईआर दर्ज हो गई। कोतवाली थाने में इन पर ये एफआईआर दर्ज की गई है और ये इन्होंने आज जो प्रदर्शन किया था इसी मामले में ये एफआईआर दर्ज की गई है कि यहाँ पर उन्होंने स्मृति ईरानी के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद ये मामला कोतवाली थाने में इनके खिलाफ दर्ज हुआ और दूसरी तरफ अब ये मामला एक और सामने आया है। इनकी फैक्ट्री पर पथराव किया गया और आरोप बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर लगा है। तो आज अमर्यादित टिप्पणी की थी और यही वजह थी कि इनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। कोतवाली में ये मामला दर्ज हुआ है, लेकिन अब ये मामला कहीं और जाता हुआ भी नज़र आ रहा है। इनकी फैक्ट्री पर जो पथराव हुआ है उसमें गाड़ियों को भी नुकसान हुआ है, खिड़की के शीशे भी टूट गए। ये तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी जांच करने। आज बीजेपी की तरफ से वर्चुअल रैली रखी गई थी और इस मौके पर मध्य प्रदेश के बीजेपी नेता भोपाल में मौजूद थे और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली से कार्यक्रम को संबोधित किया। दिल्ली में सिंधिया और भोपाल में मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष वीटी शर्मा समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे और इस मौके पर बीजेपी ने देश में लगे आपातकाल के 45 साल पूरे होने पर काला दिवस भी मनाया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस मौके पर सिंधिया को राज्यसभा सांसद चुने जाने पर बधाई दी और कहा कि आप सही जगह पर आए हैं। मैं इनका स्वागत करना चाहता हूं। राजनीति में बोल्ड फैसला लेना और सही फैसले के साथ खड़ा होना, इसके लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए होता है और वो जिगरा ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने दिखाया है, उसको बधाई देना चाहता हूं। विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपको पार्टी के अंदर यह हमेशा महसूस होगा कि आप सही जगह पर आए हैं और जिन बातों को लेकर आप आए हैं उसको अक्षरशः हम पूरा करेंगे, इस बात का भी आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। मुझे पूरा भरोसा है मोदी जी का आशीर्वाद मध्य प्रदेश पर रहा है, रहेगा और शिवराज सिंह पूरी ताकत के साथ मध्य प्रदेश की दिन रात सेवा करेंगे, यह पूरा मुझे विश्वास। सीएम ने पूर्व की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा और कहा कि कमलनाथ सरकार ने 1.5 साल में प्रदेश को बर्बाद कर दिया। मध्य प्रदेश का विकास तुमने ठप कर दिया, योजनाएं बंद कर दी।
बेटियों के कन्यादान तक के पैसे खा गए, गरीबों के कफन के 5,000 तुम खा गए। ज्योतिरादित्य जी का मैं अभिनंदन करता हूं, सही समय पर सही कदम उठा के मध्य प्रदेश को तबाही और बर्बादी से बचा लिया। वल्लभ भवन को दलालों का अड्डा बना दिया, वादे नहीं निभाए, वचन पूरे नहीं किए गए। एक मुख्यमंत्री सामने दिखता था मुखौटा, दूसरा पीछे था। बेटियों के कन्यादान तक के पैसे खा गए, गरीबों के कफन के 5,000 तुम खा गए। और आज बात करते हैं कांग्रेस के लोग, कोरोना को पूरी तरह से कंट्रोल करके रखा है मध्य प्रदेश ने, पूरी तरह से कंट्रोल। 2300-2400 से ज्यादा एक्टिव केस नहीं है। मनरेगा में आश्चर्यजनक रूप से 26 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला और अब तक अलग अलग योजनाओं में 50 लाख। और वहीं आपातकाल और चीन के मुद्दे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और सीएम ने कांग्रेस को आड़े हाथों भी लिया। ये जो 25 जून है, इस 25 जून को इस देश के अंदर वो काला दिन है, जिस काले दिन के तौर पर देश के अंदर इमरजेंसी लगा करके देश के अंदर आपातकाल घोषित कर दिया गया था। चीन के अंदर आपने देखा कि चीन के अंदर हमारे सैनिकों ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जब हमारे सैनिक जाकर के सीमा पर लड़ते हैं और चीन को जवाब देने का काम करते हैं तो कांग्रेस के नेतृत्व को पेट में दर्द होता है। और इतिहास में तो झांक के देखो राहुल गांधी, अगर हिंदुस्तान के विभाजन की गुनहगार कोई है तो वो गुनहगार कांग्रेस पार्टी है। अगर हमारे भारत के 43,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर चीन ने कब्जा किया है तो राहुल बाबा उसके गुनहगार भी तुम्हारी कांग्रेस पार्टी है, तुम्हारे नेता है। सत्ता बचाने के लिए देश में आपातकाल लागू कर दिया गया, लोकतंत्र का गला घोटा गया। प्रदेश में इन दिनों कांग्रेस ने थाली पॉलिटिक्स शुरू कर दी है। बीजेपी संगठन मंत्री और पूर्व मंत्री के खाने की फोटो वायरल हो रही है। कांग्रेस ने बीजेपी नेता प्रभुराम चौधरी के खाने की थाली को लेकर तंज कसा। विपक्ष ने इसे दलितों का अपमान बताया। कांग्रेस ने तस्वीर ट्वीट की जिसमें प्रभुराम चौधरी की थाली प्लास्टिक की है, जबकि उनके सामने बैठे संगठन मंत्री आशुतोष तिवारी स्टील की थाली में खाना खा रहे हैं। कांग्रेस ने लिखा है कि तस्वीर शर्मसार करती है। अनुसूचित जाति वर्ग से आने वाले पूर्व मंत्री प्रभुराम चौधरी को बीजेपी के संगठन मंत्री आशुतोष तिवारी के साथ जब खाना परोसा गया तो चौधरी के लिए डिस्पोजेबल का इस्तेमाल किया गया। इसी सम्मान की भूख में क्या जनता को धोखा दिया था, इस पर अब सियासत शुरू हो गई है। प्रभुराम चौधरी ने सफाई दी और कहा कि विधायकों ने पत्तल में ही खाना खाया था। बीजेपी ने भी कांग्रेस पर हमला बोल दिया। प्रभुराम चौधरी जी तो पूर्व मंत्री हैं शिक्षा के और एक नेता हैं दूसरे सवर्ण समाज के, वो एक जगह खाना खा रहे थे तो जो थाली परोसी गई, जो सवर्ण समाज के साथी थे बीजेपी के बड़े नेता, उन्हें बिल्कुल सम्मान के साथ बड़ी अच्छी थाली में भोजन परोसा गया। और प्रभुराम जी को अलग सी वो चित्र में थाली दिख रही है कि किस तरह की थाली में उन्हें भोजन दिया है। दलित होने का मतलब ये नहीं है कि कोई भी व्यक्ति इस तरह का दोयम दर्जे का व्यवहार करे। जिस प्लेट में मैं खाना खा रहा हूँ उसी जैसी प्लेटों में सबने खाना खाया है। चूंकि मुझे जल्दी जाना था, सब लोग खड़े खड़े खा रहे थे। मैं वहाँ हमारे सम्मानीय जिले के माननीय रामपाल सिंह जी और माननीय पटवारी जी वहाँ पर बैठे हुए थे, तो मैं अपनी प्लेट लेकर वहाँ पर जाकर उनसे बात भी करता रहा, भोजन भी करता रहा। रही बात आशुतोष जी की, तो आशुतोष जी का अपना अलग किसी रामपाल सिंह जी के कर्मचारी के यहाँ से थाली में भोजन आया था। उनका व्रत था या उनका परहेज था, वो अलग था। बाकी सम्मानीय सभी विधायकों ने जैसा मैंने खाया उसी तरीके से खाया है और सबने खड़े होकर खाया है। मैंने चूँकि बात करना थी इसलिए वहाँ बैठ गया था।
कांग्रेस को बकवास करने के बजाय दूसरे कोई बात नहीं आती। प्रभुराम चौधरी जी हों, तुलसी सिलावट भी हों, रणजीत जाटव हो, एक नहीं चाहे इमरती देवी हो, 5-5, 7-7 निर्वाचित कांग्रेस में अनुसूचित जाति के जनजाति के प्रतिनिधि थे। कांग्रेस ने इनको अपमानित किया, इमरती देवी को कांग्रेस ने अपमानित किया, तुलसीराम सिलावट को कांग्रेस ने अपमानित किया, प्रभुराम चौधरी को कांग्रेस ने अपमानित किया, रणवीर जाटव को, और कांग्रेस के अनेक अनुसूचित जाति से जो निर्वाचित थे उनने कांग्रेस को छोड़ा और भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार किया। भारतीय जनता पार्टी में जातिगत कोई भेद नहीं है। अनुसूचित जाति के हों, जनजाति के हों, हिंदू हम सब एक। हम हिंदू हैं, हम सब एक हैं। हम एक दूसरे के साथ भोजन करते हैं, एक दूसरे के साथ मंदिर जाते हैं, एक दूसरे के साथ जय श्री राम के नारे लगाते हैं और एक दूसरे की थाली में भोजन भी करते हैं। और इधर दूसरी तरफ उपचुनाव से पहले भागम भाग जरूर शुरू हो गए। पांडुरना नगर पालिका अध्यक्ष प्रवीण पालीवाल बीजेपी में शरीक हो गए। भोपाल में सीएम की मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी का दामन थामा। लंबे समय से कांग्रेस से वो जुड़े थे, हालांकि अभी हाल फिलहाल में वो निर्दलीय के तौर पर नगर पालिका अध्यक्ष चुने गए थे। ग्वालियर में बीजेपी युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष समेत 250 कार्यकर्ता कांग्रेस के पाले में चले गए। ये सभी कार्यकर्ता ग्वालियर पूर्व विधानसभा क्षेत्र के हैं। लोगों की सब मेन मुद्दे मेरे यही है। पांडुरना को जिला बनाने का है और वहाँ पे कामठी जलाशय है जिसको जानबूझकर निरस्त कर दिया कमलनाथ जी ने, जबकि वो पूरी तरह से उसका पूरा हो चुका था, पूरा कार्य पूरा हो चुका था, पर उन्होंने निरस्त कर दिया। मैंने निवेदन किया है पांडुरना जिला होगा, ये भी मेरे वैसे घोषणा हमारे शिवराज जी की है और उनसे फिर से निवेदन में कर रहा हूँ कि संभाग बने छिंदवाड़ा और पांडुरना बने हमारा जिला। तो ये तो मुख्यमंत्री रहे कमलनाथ जी, अपने क्षेत्र में विकास मॉडल बताते हैं, तो आप कैसे फिर छोड़ के आ गए? नहीं, कोई ऐसा विकास अपने को ऐसा लगता है। आप वहाँ पे आए और हम लोगों की सबकी व्यथा आप लोग जमीन पर आकर वहाँ पे देखें तो आप लोगों को महसूस होगा कि कैसी स्थिति में है हम लोग। क्या मॉडल, विकास मॉडल नहीं वहाँ पर? नहीं भाई, हम लोग तो दुखी हैं। हमने बहुत प्रार्थना की उनसे, क्योंकि मैं तो स्वतंत्र जीता हूँ। मैं वहाँ पे जीता हूँ स्वतंत्र। ना है आप कांग्रेस में? मैं अभी कांग्रेस में पहले तो बहुत रहा, मैं लगातार कांग्रेस में कई पदों पर रखा है। कमलनाथ जी ने मुझे रखा कई पदों पर अभी उपेक्षा मुझे ऐसी मिली कि मैं निर्दलीय होकर मैं जीता वहाँ पे। और जीतने के बाद में मैंने अपने आप में ये महसूस किया कि मैं निर्दलीय जीता, इसीलिए उन्होंने मुझसे बदले निकालने की भावना से। महत्वपूर्ण विषय हमारे आप सब लोगों के लिए है कि पांडुरना नगर पालिका के हमारे अध्यक्ष छिंदवाड़ा जिले के आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। पालीवाल जी हमारे बीच में है। हमने उसका भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग करा के उनका बहुत बहुत स्वागत किया है और हम उनका हृदय से स्वागत। भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं, नरोत्तम मिश्रा और कैलाश विजयवर्गीय की डिनर डिप्लोमेसी देखने को मिली है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बंगले पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय पहुंचे। रात्रि भोज के लिए नरोत्तम मिश्रा के बंगले पर वो पहुंचे। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले ये मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। नरेंद्र सिंह तोमर और सीएम शिवराज सिंह चौहान भी नरोत्तम मिश्रा के बंगले पर जा चुके। आखिर क्या बात हुई है ये अब सवालों में है, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा के बंगले पर कैलाश विजयवर्गीय पहुंचे हैं। रात्रि भोजन के लिए नरोत्तम मिश्रा के बंगले पर कैलाश विजयवर्गीय पहुंचे। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले ये बड़ा इसे अहम माना जा रहा है। इस मुलाकात को बड़ा अहम माना जा रहा है। नरोत्तम मिश्रा और कैलाश विजयवर्गीय की ये डिनर डिप्लोमेसी देखने को मिल रही। मंत्रिमंडल का विस्तार होना है बहुत जल्द और उसके पहले ये मुलाकात क्या मायनों में खास है जानने की कोशिश करते हैं। शरद हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। शरद, ये मुलाकात किन मायनों में खास कह सकते हैं? देखिए, मध्य प्रदेश में इस वक्त राजनीतिक तौर पर बहुत सारे घटनाक्रम एक साथ हो रहे हैं। कभी जो निर्दलीय विधायक हैं वो नरोत्तम मिश्रा के बंगले पहुंचते हैं, कभी नरेंद्र सिंह तोमर नरोत्तम मिश्रा के बंगले पहुंचते हैं, कभी खुद मुख्यमंत्री नरोत्तम मिश्रा के बंगले पहुंच जाते हैं और अब कैलाश विजयवर्गीय जो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं वो नरोत्तम मिश्रा के बंगले पहुंचे हैं। तो फिर एक बार फिर से कई सारे राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं और वो राजनीतिक मायने जो संभावित मंत्रिमंडल है उसको लेकर है कहीं ना कहीं, और मंत्रिमंडल के साथ साथ मध्य प्रदेश के जो पावर सेंटर हैं
उनको लेकर भी एक सवाल खड़ा होने लगा है कि आखिरकार नरोत्तम मिश्रा के बंगले पर इस तरीके की लगातार गतिविधियां बढ़ना किस तरीके के राजनीतिक इशारे दिखाता है। तो वैसे मायने बहुत सारे हैं, लेकिन फिलहाल का जो राजनीतिक गणित कहता है वो यही नजर आता है कि कहीं ना कहीं जो मंत्रिमंडल का विस्तार होना है उसमें कौन से चेहरे किस खेमे के होंगे, कितने ताकतवर होंगे, इसको लेकर मंथन के दौर लगातार चल रहे हैं। हालांकि कहा इसे सौजन्य भेंट जा रहा है, लेकिन राजनीति में कुछ भी इतना सौजन्य होता नहीं है, खासतौर से जब डिनर डिप्लोमेसी हो तो फिर उसके मायने कहीं ना कहीं निकाले ही जाते हैं। और अब जबकि कैलाश विजयवर्गीय नरोत्तम से मिलने पहुंचे हैं तो फिर राजनीतिक माहौल मध्य प्रदेश का गर्म हो रहा है। जी शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए शरद। और नरोत्तम मिश्रा इंदौर में भी आज थे। उन्होंने पीपीई किट पहनकर कोविड सेंटर और अरविंदो अस्पताल का जायजा लिया, कोरोना के मरीजों से मुलाकात की। इस दौरान तुलसी सिलावट भी उनके साथ थे। मंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी को लेकर अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की और उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने ये भी बताया कि रिकवरी रेट मध्य प्रदेश में 78% है और इसीलिए डरना नहीं है, सावधानी रखना है। तो प्रदेश में चुनावी माहौल गर्म है। तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन ट्विटर पर वॉर और कैंपेन दोनों जारी है। बीजेपी और कांग्रेस सियासी दांवपेच से एक दूसरे को मात देने में लगे हैं। बीजेपी ने कांग्रेस के वायरल वीडियो को अब चुनाव में बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी की है। बताएं आपको कि एक वीडियो वायरल है जिसमें कमलनाथ के फोटो के साथ ये बताया जा रहा है कि मैं कमलनाथ, मेरा वचन ही मेरा संकल्प है। कांग्रेस पार्टी की कोशिश है कि उपचुनाव में इसे ही पार्टी के 2018 के चुनाव में जारी वचन पत्र के सहारे ही पार्टी 1.5 साल के कार्यकाल को भुनाएगी और दावा करेगी कि उसने वादे पूरे किए हैं, क्योंकि कांग्रेस ये कह रही कि 1.5 साल में 100 से ज़्यादा वचन पूरे कर दिए। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी इसे ही मुद्दा बना रही है और कह रही है कि वादे पूरे नहीं किए। देखिए, कांग्रेस ने 2018 के विधानसभा चुनाव में जनता के साथ में जो वचन पत्र लेकर आए थे, वचन किए थे, वो वचन उन्होंने सरकार में आने के बाद में नहीं निभाए। धोखा दिया, कपट किया, छल किया, और छल और कपट कभी जनता भूलती नहीं है। कपट जो जनता के साथ में किया है, इस कपट का करारा जवाब जनता देगी। लोकसभा चुनाव में दिया, आने वाले 24 विधानसभा उपचुनाव में देगी। जब जब समय आएगा तब तब कपट का जवाब सीधे तौर पर अपने मतदान के द्वारा जनता देने वाली है। निश्चित तौर पे सही है कि 15 महीने में हमने 100 से अधिक वचनों को हमारे पूरा किया है और लगातार चाहे बात करें पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने की बात करें, किसानों की कर्ज माफ़ी की बात करें और सामाजिक सुरक्षा पेंशन की बढ़ाने की बात करें, युवाओं को रोजगार देने की बात करें या कन्या विवाह की राशि बढ़ाने की बात करें, हमारे कई महत्वपूर्ण वचनों को हमने पूरा किया है। इन 15 माह में मिलावट और के विरुद्ध और माफियाओं के विरुद्ध हमने कार्रवाई करी। निश्चित तौर पर प्रदेश की दशा दिशा बदलने का हमने काम किया है, प्रदेश में निवेश लाने का काम किया है। तो हमारी जो 15 महीने की उपलब्धि है हम जनता के बीच में ले जा रहे हैं कि 15 साल की इनकी सरकार और 15 माह की हमारी सरकार, दोनों का कार्यकाल देखिए, दोनों की उपलब्धि देखिए, किस प्रकार से हमने लगातार जनहितैषी काम। और यहाँ रुक रहे हैं, एक ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चीन से सटी भारतीय सीमा में चीनी सैनिकों की गतिविधियों को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि देश की अखंडता और चीनी सेना के मंसूबों को लेकर जो भी सरकार से सवाल कर रहा है, ये सरकार उसको डराने में लगी है, फिर चाहे सेना के पूर्व अधिकारी हों या फिर राजनीतिक दल। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने साफ किया कि आज देश की सीमाओं पर एक गंभीर चुनौती है। We demand from the Prime Minister on behalf of the country, we have these questions, we demand answers from the Prime Ministers. All the newspaper reports, the quotes by retired army generals and satellite images and the experts who have been opining that the Chinese have made several incursions. Why is the Prime Minister trying to contradict all of them? What is he trying to hide? Did the Prime Minister mislead people in the all-party meeting? Is our second question. We demand whether we were all misled. Has the Chinese army come and erected their tents on PP-14 point at the Pangong Tso Lake area from
खंडवा में शादी के लिए बारात लेकर निकले एक दूल्हे को बाजार में वरमाला खरीदना भारी पड़ गया। जी हां, दूल्हे ने दुल्हन के लिए वरमाला खरीदने के लिए अपनी कार गलत तरीके से रोकी, जिसका खामियाजा दूल्हे को उठानी पड़ी और कार ससुराल की जगह थाने पहुंच गई। ट्रैफिक पुलिस ने दूल्हे की कार को थाने ले आई। कार को थाने में देख दूल्हे के साथियों के होश उड़ गए। गाड़ी हम वरमाला लेने के लिए फूल के मतलब स्टॉल के पास खड़े थे। जस्ट 1 मिनट भी नहीं हुआ था हमको खड़े रहने के, और पीछे से ट्रैफिक पुलिस वाले साहब आए और उन्होंने हमको 500 रुपये का चालान फाड़ दिया। हमारा आधा 1 घंटा समय गया है और अभी तो हमारे पास समय नहीं है, शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है। तो हमारी फूल गली है, हमारे यहाँ पे कंजेस्टेड गली है, तो उसके बीचों बीच में गाड़ी खड़ी थी। तो गाड़ी में हमने काफ़ी देर इंतज़ार करा कि कोई आए तो उसको समझाइश दे, उसको चालानी कार्रवाई करे, लेकिन कोई नहीं था। फिर हमने एक जवान को वहाँ छोड़ दिया। जब हम लौट गए तो पता चला कि दूल्हे राजा उसमें बैठे थे और वो की माला वगैरह लेने के लिए गए थे। उनकी शादी थी आज बड़वानी में, तो फिर उनका बाकायदा नियमानुसार जो भी रॉन्ग पार्किंग की चालानी कार्रवाई की गई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।